यदि आपको कारण समझ में आ जाएगा तो आप उसका डेफिनेशन भी लिख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला पर्पस है कि टू रिलीव इंटरनल stresses ड्यू टू कोल्ड वर्किंग, ठीक है। मतलब हमको क्या करना है यहाँ पर, इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करना है। अब ये पूछेगा कि इंटरनल स्ट्रेसेस कब डेवलप हुई, तो क्या बोलेंगे हम कि जब हॉट रोलिंग से कोल्ड रोलिंग में मटेरियल आ रहा है, मतलब हॉट रोल को यदि हम क्या करते हैं, कोल्ड रोल करते हैं या हॉट रोल करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, उसमें स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं। उन स्ट्रेसेस को हमको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू मेक स्टील सुटेबल फॉर फर्दर कोल्ड रोलिंग, ठीक है। तो हम, और यदि मान लो उसकी स्लेट्स काटना है आपको, या उसको फर्दर उसका थिकनेस रिड्यूस करना है, तो इन दैट केस आप एनिलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। टू मेक स्टील सुटेबल फॉर फर्दर कोल्ड रोलिंग, ठीक है। मतलब उसका फर्दर कोल्ड रोलिंग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज टू रिड्यूस हार्डनेस एंड इम्प्रूव डक्टिलिटी, ठीक है। तो जब भी एनिलिंग की बात आती है तो हार्डनेस क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। हार्डनेस क्या होगी, रिड्यूस होगी। एंड ऑब्वियस है, हार्डनेस रिड्यूस हो रही है तो डक्टिलिटी क्या होगी, इसका उल्टा होगी, तो इम्प्रूव डक्टिलिटी। क्लियर है। द नेक्स्ट थिंग इज टू इंश्योर यूनिफॉर्म फेज डिफॉर्मेशन, मतलब हम एक जैसा पूरा का पूरा फेस बनाना चाहते हैं। टू इंश्योर यूनिफॉर्म फेस डिफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, टू रिफाइन ग्रेन साइज, ठीक है। मतलब ग्रेन साइज को हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। टू रिफाइन ग्रेन साइज, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी से सारी प्रॉपर्टीज आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। The next thing is to improve mechanical, electrical and magnetic properties, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज को, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज टू मेक द स्टील सुटेबल फॉर फर्दर हीट ट्रीटमेंट साइकिल सच एज हार्डनिंग, ठीक है। मतलब यदि हमको हार्डनिंग के लिए भी मटेरियल प्रिपेयर करना है तो इन दैट केस हम एनिलिंग का यूज करते हैं। टू मेक द स्टील फॉर फर्दर हीट ट्रीटमेंट सच एज हार्डनिंग, सच एज किसके लिए, हार्डनिंग के लिए, ठीक है। तो ये मेरे सारे पर्पस हो गए एनिलिंग के, कि भाई एनिलिंग मुझे करना जरूरी क्यों है, ठीक है। और जब भी हीट ट्रीटमेंट की मैंने बात की तो आप क्या बोलोगे कि एनिलिंग का मतलब क्या होता है, कि आप जो भी आपका, हमने इससे पहले जो डायग्राम पढ़ा था, इस डायग्राम को मत भूलिएगा कि ये मेरा 727 वाला लाइन है, ठीक है। तो फिर हमने ये लाइन इस तरह से बनाया था, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यूटेक्टोइड लाइन, ठीक है। तो ये लाइन मेरा कहलाता है A1, ये कहलाता है मेरा A2, A3, और ये कहलाता है मेरा ACM, ठीक है। तो हमने कल जो डायग्राम देखा था तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में भी आप एनिलिंग कर सकते हैं, इधर भी आप एनिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो जोन है, इस पूरे जोन में आप क्या कर सकते हैं, एनिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मलाइजिंग का भी यही जोन देखा था हमने, यहाँ पर इस में भी हो सकता है, लेकिन इधर नहीं होता नॉर्मलाइजिंग, फिर इधर होता, ठीक है। तो ये पूरा जोन किसके लिए था, नॉर्मलाइजिंग के लिए, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यदि मैं एनिलिंग कर रहा हूँ तो उसके लिए क्या, ठीक है। और ये जो है रीजन, ये मेरा फुल एनिलिंग वाला रीजन, ठीक है। बाकी की जो एनिलिंग है मैंने नीचे की तरफ कल शो की थी, ठीक है। तो उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट इसी में सब हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ एनिलिंग, ठीक है।
तो मैं इसी में लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ एनिलिंग। ठीक है, तो कितने टाइप की एनिलिंग हमने कुछ देखी थी, पहले देखा था हमने सबसे पहले फुल एनिलिंग, फटाफट लिखिए आप। सेकेंड वन इज अब यहाँ पर मैं कुछ नई एनिलिंग भी लिख रहा हूँ जो हमने कल नहीं देखी थी, ब्राइट एनिलिंग, ब्राइट एनिलिंग। थर्ड वन इज बॉक्स एनिलिंग, बॉक्स एनिलिंग। फोर्थ वन इज आइसोथर्मल एनिलिंग, isothermal annealing. Fifth one is spheroidizing annealing, spheroidizing spelling देख लेना annealing. Sixth one is subcritical annealing. ठीक है, subcritical annealing। ठीक है, सबक्रिटिकल एनिलिंग में आप 3 टाइप लिख सकते हैं, ABC। तो फर्स्ट है स्ट्रेस रिलीफ एनिलिंग, stress relief annealing. Second one is recrystallization annealing, recrystallization annealing. And the last is process annealing। ठीक है, चलिए इसको फटाफट अपन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फुल एनिलिंग की। ठीक है, तो आई थिंक ये लिख लिया होगा आपने कि ये आपका हो गया फुल एनिलिंग, ब्राइट एनिलिंग, बॉक्स एनिलिंग, आइसोथर्मल एनिलिंग, स्फेराइजिंग एनिलिंग। सब क्रिटिकल एनिलिंग के फिर हमने 3 टाइप बनाए, स्ट्रेस रिलीफ एनिलिंग, रिक्रिस्टलाइजेशन एनिलिंग और लास्ट वन इज प्रोसेस एनिलिंग। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं बेटा कि फुल एनिलिंग का मतलब क्या। ठीक है, तो फुल एनिलिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा या इंटरव्यू में यदि पूछा जाएगा तो एनिलिंग, फुल एनिलिंग से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब ये समझिएगा कि मैंने यदि बोल रहा हूँ कि A3 लाइन का मतलब क्या, तो आपको समझ में आना चाहिए, और A1 लाइन का मतलब क्या आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इट कंसिस्ट ऑफ, तो आप सबसे पहले फुल एनिलिंग का डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द स्टील, it consists of heating the steel to ऑस्टेनेटिक रीजन। ऑस्टेनेटिक रीजन मतलब कौन सा रीजन, गामा रीजन। ठीक है, ऑस्टेनेटिक रीजन, एंड रीजन में लेंगे उसके बाद क्या करते हैं, सब्सिक्वेंट कूलिंग। अच्छा, जब भी मैंने एनिलिंग बोला मतलब आपको ये चीज मालूम है कि कूलिंग कैसे करते हैं अपन, फर्नेस में, कूलिंग इन द फर्नेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा इस बात को कि जब भी मैं फुल एनिलिंग बोलता हूँ तो कूलिंग इन द फर्नेस बोल रहा हूँ। ठीक है, या एनिलिंग बोल रहा हूँ मतलब उसका मतलब सीधा सा मतलब है कि हम कूलिंग कहाँ करते हैं, फर्नेस में ही करते हैं। ठीक है, इटसेल्फ through the transformation range, itself through transformation range, are you getting this? ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेंज ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करें, तो मैं पॉइंट वाइज बात कर रहा हूं ताकि आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। The process consists of heating, आप लिख लें, the process consists of heating the steel above A3। तो A3 लाइन में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो A3 के अबो कितना अबो, तो बोले 727 डिग्री सेल्सियस से लेके 910 डिग्री सेल्सियस तक उसको लगभग हम गर्म करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर फॉर, अब किसके लिए होता है ये समझने वाली बात है कि जब भी मैं हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील बोल रहा हूं तो हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील के केस में क्या होगा, A3 लाइन आएगी। ठीक है, तो हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील के केस में क्या होगा आपका 727 डिग्री सेल्सियस टू 910 डिग्री सेल्सियस फॉर हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है, एंड अबो A1। ठीक है, या आप A1 ना बोलते हुए आप ACM बोल सकते हैं। ठीक है,
ACM बोलो। क्यों? क्योंकि हम हाइपर यूटेक्टाइड की बात करेंगे, मतलब 0.8% ऑफ कार्बन से ज्यादा की बात करेंगे तो हाइपर, और 0.8 से कम बात करेंगे तो हाइपर। तो अब वो ACM अराउंड, तो इसको आप बोल सकते हो अराउंड 790 डिग्री सेल्सियस या 750 भी बोलो तब भी चलेगा टेम्परेचर। अब ये किसके लिए होगा? फॉर हाइपर, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, समझे? हाइपर यूटेक्टॉइड के लिए कहाँ? ACM लाइन, और हाइपर यूटेक्टॉइड के लिए AFA लाइन। क्लियर है? दिस इज फॉलोड बाय, अब ये हम डायग्राम तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं। दिस इज फॉलोड बाय होल्डिंग द स्टील एट अ टेम्परेचर फॉर अ डेफिनेट पीरियड अलाउइंग होमोजेनियस ऑस्टेनाइजेशन। ठीक है, मतलब हम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मान लो मैंने 910 डिग्री सेल्सियस सेट किया, ठीक है, मैं उसको गर्म करते गया करते गया करते गया करते गया, कहाँ तक कर दिया? 910 तक। 910 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया, उसके बाद में उसको कुछ टाइम के लिए, लेट्स से 30 to 50 मिनट, ठीक है, 30 मिनट के लिए मैं उसको वहां पर होल्ड करता हूँ। होल्ड क्यों करते हैं हम? इट इज होल्डिंग बाय फॉर दी होमोजीनियस ऑस्टेनाइजिंग। ठीक है, तो आगे आप लिख सकते हैं कि दिस इज फॉलोड बाय होल्डिंग द स्टील at that temperature for a definite period, ठीक है, allowing homogeneous austenizing। ठीक है, तो homogeneous austenizing के लिए करते हैं। ये बात समझ में आ गई है? cooking time is usually 3 मिनट पर mm थिकनेस। ठीक है, मतलब 3 मिनट पर mm की बात करते हैं अपन कि भाई 1 mm का यदि है तो उसके लिए हम 3 मिनट होल्ड करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा जो कंपोनेंट है उसका साइज शेप क्या है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। होल्ड कर दिया, होल्ड करने के बाद अगली स्टेप में लिखेंगे आप subsequent the steel is slowly cooled to room temperature। ठीक है, तो अगली स्टेप में क्या लिखेंगे? subsequently the steel cooled to रूम टेम्परेचर। अच्छा, ये कूलिंग कैसे होगी? यूजुअली इन द सेम फर्नेस। ठीक है, उस फर्नेस में ही हम उस कंपोनेंट को पड़ा रहने देंगे। समझ में आ गई बात? मतलब स्विच ऑफ कर दिया, सीधी बात करें तो। ठीक है, अच्छा, फुल एनीलिंग के फायदे क्या होंगे? तो ये फायदे की यदि हम बात करें तो इसकी वजह से आप सीधी सी बात करें तो मैंने क्या बोला, देखो जो मैंने कॉमन चीजें लिखाई है कि पर्पस क्या है, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, पर मे बी, ठीक है, आप स्पेसिफिक रहे थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो फुल एनीलिंग का यदि मैं पर्पस या की बात करूं कि फुल एनीलिंग की वजह से बेनिफिट क्या हुआ, तो फर्स्ट बेनिफिट इज इम्प्रूव डक्टिलिटी। क्या इंप्रूव हो रहा है? डक्टिलिटी। द नेक्स्ट थिंग इज इंप्रूव मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये तो ऑलरेडी मैं बात कर ही चुका था। नेक्स्ट इज रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, ये भी मैं बात कर चुका था कि रिफाइन ग्रेन साइज। एंड द नेक्स्ट थिंग इज रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ये 3 चीजें इंप्रूव होती है। ठीक है, अच्छा, इसके में यदि स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप लेट से कि स्ट्रक्चर को समझ लें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना इसको कि यूटेक्टाइड होगा तो क्या, हाइपर यूटेक्टाइड होगा तो क्या। ठीक है, तो आप इस तरह का कुछ भी माइक्रो स्ट्रक्चर आप जो भी आपको सही लग रहा हो बना लें। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, कि भाई इसी तरह का मिलेगा हमको। अब मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये मेरा है हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील है। यदि तो मुझे माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा वो समझते हैं। यूटेक्टॉइड स्टील के केस में आपको माइक्रो स्ट्रक्चर दिखेगा। यदि ये एक लीनियर है तो ये ब्लैंक होगा, फिर एक लीनियर होगा तो एक ब्लैंक होगा, फिर एक लीनियर होगा तो एक ब्लैंक होगा, फिर एक लीनियर होगा, इस तरह का लेमिनार स्ट्रक्चर मिलेगा तो ब्लैंक होगा, फिर एक लेमिनार स्ट्रक्चर होगा तो
ये आपको ब्लैंक मिलेगा, ठीक है। मतलब एक ब्लैंक, एक लीनियर स्ट्रक्चर, इस तरह का लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है इट शोज अल्फा परलाइट, तो ये आपका परलाइट होगा, और ये जो ब्लैंक वाला है ये आपका अल्फा फेराइट है, समझ गए। ये हाइपोयूटेक्टॉइड है यूटेक्टॉइड के केस में, और ये हाइपर यूटेक्टॉइड के केस में, ठीक है। तो मे बी यदि आपको इन फ्यूचर कोई पूछे कि भाई इसका माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, तो यहाँ पर भी सारा आपको लीनियर ही मिलेगा, लेकिन बस कुछ क्या होगी, ग्रेन बाउंड्रीज मिलेगी आपको, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप सबको पूरे लाइन से, सारी ग्रेन बाउंड्रीज को आप इस तरह की लाइन से हैच करके पूरा बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बस इसके ओरिएंटेशंस थोड़े से अलग अलग रखना, ठीक है, हर एक ग्रेन बाउंड्री का। तो इस तरह का यूटेक्टॉइड का माइक्रो स्ट्रक्चर होता है। हाइपर यूटेक्टॉइड की मैं बात करूं तो वो भी माइक्रो स्ट्रक्चर कुछ उसी तरह का होता है, लेकिन उसका जो ग्रेन बाउंड्री का जो साइज है, वो ग्रेन बाउंड्री का जो साइज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो ग्रेन बाउंड्रीज हैं ये आपकी इस तरह की पूरी डार्क शेडेड दिखाई देगी, ठीक है। और वो उसका जो रेंज है वो थिक हो जाता है, मतलब यहाँ पर ग्रेन बाउंड्री बहुत ही क्या थी, स्मॉल थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रेन बाउंड्री क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। क्लियर है। बाकी बीच वाला जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो तो आपका एज यूजुअल लेमिनार माइक्रो स्ट्रक्चर ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको ये जो ग्रेन बाउंड्रीज है इसको क्या बोलते हैं, 2 मिनट बता रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका परलाइट ही होगा। यहाँ पर इस केस में मैं बात करूं तो जो आपकी ग्रेन बाउंड्रीज दिख रही है आपको, जो मैंने ब्लैक कलर की बनाई है, ये पूरी डार्क वाली, ये आपकी हो जाती है सीमेंटाइट, मतलब ये आपकी Fe3C वाली ग्रेन बाउंड्रीज हैं। और ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है ये आपका अल्फा फेराइट है, ठीक है। आप इसको यदि इन फ्यूचर माइक्रो स्ट्रक्चर को इसके आपका जो मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप है उसके पास देखते हैं तो इस तरह का आपको दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, तो ये बस इतना ही आपको फुल एनीलिंग में लिखना है, जो है बातें समझाई, तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट एनीलिंग इज ब्राइट एनीलिंग, ठीक है। तो फटाफट लिखिए आप, इसमें 3 पॉइंट लिखेंगे फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। ब्राइट एनीलिंग की बात करें तो in this process annealing is carried out in protective atmosphere to prevent oxidation, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर में इसको क्या करते हैं, जो भी मेरा सिंपल है उसको रखते हैं। अब प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट होता है, ऑब्वियस है, आपको पता है कि इनर्ट गैसेस क्या होती है वो यदि हम वहां पर सर्कुलेट करें कंटिन्यूअसली तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका जो भी ऑक्सीडेशन है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो हमारे मटेरियल से सीधा कांटेक्ट में नहीं आएगा। मतलब तो आप ये याद रखें कि एनीलिंग इज कैरीड आउट इन अ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ब्राइट एनीलिंग में क्या लिखेंगे आप कि एनीलिंग कहाँ किया गया, प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इज कैरीड आउट इन प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। तो प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर आपको पता है कि कैसे क्रिएट होता है, यदि मैं हीलियम नियॉन आर्गन की बात करूं या नाइट्रोजन की बात करूं तो उसकी वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। तो सच एनीलिंग, अब इसको ब्राइट एनीलिंग बोलने का क्या कारण है ये लिख लो। सच एन एनीलिंग गिव्स ब्राइट सरफेस फिनिश, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आपको ब्राइट सरफेस फिनिश मिलता है, finish on the component, that's why we are saying this is my bright element, ठीक है। और अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि the protective atmosphere is created by using inert gases, last point लिख सकते हैं, the protective atmosphere is created by inert gases, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर ये क्लियर होता है। अब इनर्ट गैसेस आपको पता है तो उसमें मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट एनीलिंग डालें आप बॉक्स एनीलिंग, ठीक है। बॉक्स एनीलिंग थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, सब कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
बॉक्स एनीलिंग की बात करें तो बॉक्स एनीलिंग इज द प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस एनीलिंग ऑफ द कंपोनेंट, annealing of the component is carried out in a annealing of the process is carried out in a sealed container। ठीक है, मतलब कैसे कंटेनर में यूज की जाती है, सील्ड कंटेनर में हमारा सैंपल को हम रखते हैं। ठीक है, अंडर कंडीशंस दैट रिड्यूस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अंडर कंडीशन that reduces oxidation। Are you getting this? तो ये ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए हम बॉक्स एनीलिंग का यूज करते हैं। मतलब टाइट टाइट बॉक्स में आपने पूरे कंपोनेंट को रख दिया। द कंपोनेंट टू बी एनीलिंग आर पैक्ड इन द कंटेनर along with the charcoal, कास्ट आयरन चिप्स या सैंड में उसको रखते हैं। ठीक है, एनीलिंग की स्टेप्स क्या होगी, वही होगी कि आपने हीटिंग किया, होल्ड किया और कूल कर दिया। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि हर एक एनीलिंग का अपना एक इम्पोर्टेंस है और कैसे परफॉर्म की जाती है, बस ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें आइसोथर्मल एनीलिंग की, तो आइसोथर्मल का मतलब ही आपको समझ में आता है कि आइसोथर्मल एनीलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपने जो पूरी प्रोसेस की होगी वो कैसे एक टेम्परेचर पर की होगी। इसमें लिख लें आप, दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ fast cooling of steel, fast cooling of steels from the austenizing temperature to a constant temperature just below, अब किससे बिलो होगा, जस्ट बिलो द A1 टेम्परेचर लाइन, जस्ट बिलो द A1 टेम्परेचर। ठीक है, अब मान लो कि 727 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर था, तो मैंने जिससे पहले बताया कि 705 पे आप उसको पूरा मेंटेन कर दो। ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर पूरी प्रोसेस को कैरी आउट कर दो। तो स्टील इज held at this constant temperature for sufficient period to allow complete ट्रांसफॉर्मेशन टू परलाइट। मतलब अपन ने क्या किया कि अपनी फर्नेस को एक टेम्परेचर मान लो कि 705 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया। ठीक है, पूरा प्रोसेस मतलब मान लो कि आपने 705 डिग्री सेल्सियस पर कितने भी मिनट के लिए, लेट्स से कि आपने 727 से लेके फिर आपने इतना टेम्परेचर सेट कर दिया और उसने टेम्परेचर को लेट से 2 आवर्स के लिए या 1 आवर्स के लिए या 5 आवर्स के लिए आपने उसको सेट कर दिया। तो ये पूरी प्रोसेस में उसका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। किसका ट्रांसफॉर्मेशन, ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाएगा, परलाइट में। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, the steel is held at this constant temperature for sufficient period to allow complete transformation to perlite। Are you getting this? It is then fast cooled to room temperature in the air। ठीक है, तो मे बी यदि हम फास्ट कूलिंग करना चाहते हैं तो हम उसको उठाकर कहाँ रख देंगे, एयर में रख देंगे। ठीक है, और यदि मैं एयर में रख देता हूँ तो ये जैसे नॉर्मलाइजिंग होगा वैसे ही ये प्रोसेस भी कैरिड आउट होने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन और सम कुछ अलॉय स्टील के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके एडवांटेज क्या है ये समझ लो कि फुल एनीलिंग के कंपैरिजन में इसका एडवांटेज क्या होगा कि ये साइकिल टाइम इज रिड्यूस इन आइसोथर्मल एनीलिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखने के बाद उसको सडनली उठा के एयर में रख दिया। मतलब 705 डिग्री सेल्सियस पर 2 आवर्स के लिए होल्ड किया तो पूरा ऑस्टेनाइट से परलाइट में चेंज हो गया और फिर सीधा उठाकर कहाँ रख दिया, एयर में। तो ऑब्वियस है जल्दी ठंडा होगा क्योंकि हमने उठाकर एयर में रख दिया है उसको। ठीक है, तो इसमें साइकिल टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एडवांटेज आप लिख लें एज कम्पेयर टू किसके, फुल एनीलिंग के कंपैरिजन में। तो पहला एडवांटेज क्या लिखा हमने कि साइकिल टाइम क्या हो गया मेरा, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। दूसरी चीज लिखें, because of cooling at constant temperature transformation occurs uniformly throughout the cross section। ठीक है, तो
पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन में अपने को एक जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। इट इम्प्रूव्स द मशीनबिलिटी एंड सरफेस फिनिश ऑफ द कंपोनेंट एज कंपेयर टू एनीलिंग। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द स्फेरिडाइजिंग एनीलिंग। ठीक है, स्फेरिडाइजिंग एनीलिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब आपको जैसे बाकी में किया हमने उसमें इससे थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है बता रहा हूँ। स्फेरिडाइजिंग एनीलिंग, ठीक है, चल कैसे होता है ये समझ लो। तो लेट्स से कि ये मेरा हो गया टेम्परेचर वाला लाइन, ये हो गया मेरा टाइम वाला लाइन। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये मेरा कोई 727 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है, मतलब मेरी कौन सी लाइन हो गई, A1 वाली लाइन हो गई, है ना। अब मैंने क्या किया, मेरा जो पूरी सैंपल था सैंपल को लिया और टेम्परेचर उसका राइज करते गया करते गया करते गया करते गया करते गया, और इस A1 टेम्परेचर लाइन के जस्ट ऊपर, मतलब ये मेरी 727 डिग्री सेल्सियस था तो मैंने उसको 730 या 740 मान लो। ठीक है, 740 डिग्री सेल्सियस तक लेकर गया। इधर मेरा टेम्परेचर है, इधर मेरा टाइम है। ठीक है, फिर उसको अगेन क्या कर दिया मैंने, फर्नेस में ही कूल कर दिया। फिर अगेन मैंने उसको हीट किया, फिर कूल कर दिया, फिर हीट किया, फिर कूल कर दिया, फिर हीट किया, फिर कूल कर दिया, फिर हीट किया, फिर कूल कर दिया। ठीक है, मतलब हीटिंग देन कूलिंग, हीटिंग देन कूलिंग। ठीक है, फिर इस तरह का प्रोसेस में अडॉप्ट करता हूँ और फिर उसको एक बार फाइनली कुछ साइकिल्स के बाद में उसको बंद कर देता हूँ, मतलब फर्नेस को वापस फर्नेस में ही उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, मतलब फर्नेस को स्विच ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रोसेस से फायदा क्या होगा ये समझ लो कि जो हमको पहले जो स्ट्रक्चर मिल रहा था उसमें जो हमको स्ट्रक्चर मिल रहा था परलाइट का वो निडल स्ट्रक्चर था, मतलब वो हमको जो फॉर्म मिल रहा था उसका कैसा निडल्स के फॉर्म में मिल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपको स्फीयर्स के फॉर्म में मिलेगा, मतलब आपको जो भी इसका स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्फेराइज स्ट्रक्चर इसलिए बोला जाता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्फेराइड्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो पहले लिखें कि दिस टाइप ऑफ एनीलिंग इज यूज्ड टू इंप्रूव मशीनेबिलिटी ऑफ द स्टील। क्यों यूज किया जाता है, टू इंप्रूव मशीनेबिलिटी, टू इंप्रूव मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील। समझे। अगली चीज, अगले पॉइंट लिखें कि इट इज यूज्ड फॉर हाई कार्बन एंड एयर हार्डनिंग अलॉयज which are hard and difficult to be machine। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज किया जा सकता है, हाई कार्बन स्टील के लिए यूज किया जा सकता है। समझ में, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, टफ है दूसरी जो एनीलिंग प्रोसेस थी उससे। ठीक है, विच आर हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बी मशीन, जो कि हार्ड होता है और मशीन इजीली नहीं हो पाता, इसलिए हम इसको सॉफ्ट बनाने के लिए स्फेराइज एनीलिंग का यूज करते हैं। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस स्फेराइड्स ऑफ सीमेंटाइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को याद रखिएगा। दिस प्रोसेस produces cementite, sorry, spheroids of cementite, spheroids of cementite। ठीक है, तो cementite मतलब क्या, Fe3C, cementite or carbide in the matrix of ferrite, in the मैट्रिक्स ऑफ फेराइट। तो ये पॉइंट जरूर लिखिएगा जब भी आपको स्फेराइजिंग एनीलिंग लिखने को आए। ठीक है, दिस स्फेराइड्स कॉजेस डिसकंटिन्यूटी इन द माइक्रोस्ट्रक्चर एंड thus improving the machinability of the steel। ठीक है, तो ये स्फेराइड्स बनने से क्या होता है, उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, किसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, माइक्रोस्ट्रक्चर में। तो माइक्रोस्ट्रक्चर में डिसकंटिन्यूटी आने से उसकी machinability क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, and this method is used to spherize include holding the steel just above and below the A1 temperature line and for a long time and cycle and the cooling, मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस A1 टेम्परेचर लाइन के अबोव एंड बिलो, मतलब इसके ऊपर हीट किया फिर होल्ड किया, हीट किया देन हीटिंग करने के बाद देन कूलिंग किया, हीटिंग करने के बाद कूलिंग किया, तो ये साइक्लिक हीटिंग एंड कूलिंग किया जाता है। ठीक है,
द लास्ट इज सब क्रिटिकल एनीलिंग। सब क्रिटिकल एनीलिंग का मतलब समझ लो पहले, क्रिटिकल का मतलब क्या। दिस एनीलिंग इन्वॉल्व्स, तो पहले हेडिंग डाल लो, सब क्रिटिकल एनीलिंग का मतलब क्या होता है। तो सब क्रिटिकल एनीलिंग का मतलब होता है दिस एनीलिंग इन्वॉल्व हीटिंग द स्टील टू सम टेम्परेचर बिलो द A1 क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ठीक है, तो जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है उससे नीचे यदि मैं कोई प्रोसेस परफॉर्म करता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, सब क्रिटिकल एनीलिंग। आर यू गेटिंग दिस? दिस एनीलिंग इन्वॉल्व हीटिंग द स्टील टू सम टेम्परेचर, टू सम टेम्परेचर, कितना सम, मतलब कौन सा टेम्परेचर, तो बिलो, किससे बिलो, A1 से बिलो। ठीक है, बिलो A1, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। हाँ या नहीं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो इससे नीचे रखते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल एनीलिंग। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहला क्या है मेरा, स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग। तो स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग का मतलब ये होता है, अब इसमें कुछ टेम्परेचर की रेंज है, बस वो ध्यान रखिएगा और कुछ भी। ठीक है, स्ट्रेस रिलीफ इसका मतलब है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इससे हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करते हैं। जैसे कि कास्टिंग या हमने कोल्ड वर्किंग या क्विंचिंग किया, उस प्रोसेस में यदि कुछ स्ट्रेसेस उसमें इनहेरेंट स्ट्रेसेस यदि आ गई, ठीक है, तो वो स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग का यूज करते हैं। अच्छा, इसका टेम्परेचर का रेंज जरूर याद रखिएगा कि भाई 500 से लेकर 550 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। देन उसके बाद आप उसको जो भी इस टेम्परेचर पर ले गए, इस पे 1-2 घंटे आपने रखा, फिर उसके बाद उसको कूल टेम्परेचर करते हैं, एंड कूल टू रूम टेम्परेचर इन एयर, और उसको उठा के फिर सीधा बाहर रख देते हैं। दिस रिमूव द इंटरनल स्ट्रेसेस विदाउट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द माइक्रो स्ट्रक्चर, मतलब इसमें कोई स्ट्रेंथ और हार्डनेस कम नहीं होती है, केवल माइक्रो स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज नहीं आता, बस केवल क्या चेंज हो रहा है, स्ट्रेसेस को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि दिस प्रोसेस रिमूव द इंटरनल स्ट्रेसेस विदाउट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ठीक है, it means without changing the microstructure. This process is used for hypoelectric steel containing less than 0.4% of carbon. ठीक है, ये किसके लिए यूज की जाती है, 0.4% ऑफ कार्बन स्टील के लिए, मतलब हाइपोइलेक्ट्रिक स्टील के लिए। अगला है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग। तो रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग का मतलब भी वही है, दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द स्टील to a temperature in between lower critical temperature and recrystallization temperature. तो lower critical temperature कितना है, तो B वाला लिखिए पहले आप। तो B वाला क्या था बेटा मेरा, रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग। तो रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोला मैंने 600 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बीच में अपन टेम्परेचर को रखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब ही यही है कि हम क्या थे, नए ग्रेन्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू रिक्रिस्टलाइजेशन इन कोल्ड वर्किंग न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म ड्यू टू कॉस्ट ऑफ डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर को चेंज करके नए ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या, नए ग्रेन्स फॉर्म होना। The ferrite in the cold working steel recrystallization and cementite tend to form the spheroids. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या फॉर्म होते हैं, spheroids फॉर्म होते हैं। As a result of this process, steel becomes soft and ductile. तो इस प्रोसेस की वजह से क्या हो जाता है, आपका स्टील सॉफ्ट हो जाता है और डक्टाइल हो जाता है। ठीक है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल एंड फ्री फ्रॉम द इंटरनल स्ट्रेस। तो लास्ट प्रोसेस एनीलिंग। तो प्रोसेस एनीलिंग का सीधा सा मतलब है कि हम इसको जो भी हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस के अलोंग करते हैं, मतलब जैसे प्रोसेस चल रहा है उसी के अलोंग कर दिया जाता है। मतलब दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द कोल्ड वर्क स्टील टू अ टेम्परेचर अराउंड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ, बस इसमें टेम्परेचर रेंज याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, 550 से लेके 650 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब हमने कोल्ड वर्किंग किया,
कोल्ड वर्किंग करने पर उसमें स्ट्रेसेस डेवलप हो गया। अब उन स्ट्रेसेस को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, ड्यूरिंग द प्रोसेस इतना ही उसको यहाँ से यहाँ तक गर्म किया, और गर्म करने के बाद उसको सीधा उठा के एयर में रख दिया। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस एनीलिंग, या इसको ही इंटरमीडिएट एनीलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, दिस रिजल्ट्स ओनली पार्शियल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द डिस्टॉर्टेड फेराइट, एंड इसमें जो ग्रेन्स फॉर्म होते हैं वो इक्वी-एक्स ग्रेन फॉर्म होते हैं, व्हिच आर फ्री फ्रॉम द स्ट्रेन। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, इट प्रोड्यूसेस इक्वी-एक्स्ड। इक्वी-एक्स्ड का मतलब होता है कि सारे जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो, जो ग्रेन्स बन रहे हैं वो इक्वी-एक्स्ड है, मतलब उनका जो एक्सिस है वो इक्वी-एक्स्ड है, विच आर फ्री फ्रॉम स्ट्रेन। ठीक है, विच आर फ्री फ्रॉम स्ट्रेन। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट दी ऑल द टाइप ऑफ एनीलिंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो सारी ही एनीलिंग प्रोसेसेस को हमने यहाँ पर लगभग डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इफ यू आर फेस